ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया अक्षत आपने कि म्यूचुअल फंड कब बेच दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर वालों का आज तक आपके पास कॉल आया है कि भाई साहब मत करना इन्वेस्ट, या स्लो डाउन कर लो इन्वेस्टमेंट, या बेच दो अपना फंड? आज तक आपके पास कभी कॉल आया है इस तरीके का? हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये रहा मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप देख सकते हो कि मैंने करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए लगाए थे और इसमें मेरा आज प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ के आसपास आ गया है। तो एक नेचुरल क्वेश्चन आपके पास आएगा कि यार ये आपने ना बहुत पुराना म्यूचुअल फंड होगा, बचपन से होगा, ये वो। नहीं, मैंने पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पब्लिकली बनाया है। पब्लिकली मतलब आप मेरे वीडियोस जाके देख लो, इंग्लिश चैनल पे मैंने समय समय पे लाइव इन्वेस्टिंग दिखाई हुई है इस म्यूचुअल फंड में। तो इस म्यूचुअल फंड की एज करीब करीब 13 से 14 महीने ऑन एन एवरेज है एंड मेरा CAGR जो इस पे आया है वो करीब करीब 27% निकल के आया हुआ है। अब ये वीडियो मैं बोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूं कि यार मेरा इतना अच्छा मैं निवेशक हूं, ये वो नहीं। मैं गलतियां करता हूं, मैं सीखता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दूसरा पॉइंट कि मेरा पैसा ज्यादा डायरेक्ट एक्विटीज में लगता है, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स ज़्यादा खरीदता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को कैपिटल रोटेट करना बहुत आसान होता है। वो तो मुझे अच्छा मौका मिल गया लास्ट ईयर खरीदने का म्यूचुअल फंड भारी भरकम मात्रा में, इसलिए मैंने खरीद लिए। लेकिन टिपिकली मेरा ज़्यादा पैसा लगा होता है एक्विटीज़ में जिसमें मेरा मुनाफा ज़्यादा है, तो उसमें 27-28% से तो काफ़ी ज़्यादा है जो CAGR मेरा निकल के आया है एंड उसमें मैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ। अब तीसरा मुद्दा, लोग बोलेंगे कि आपने हो सकता है अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को पैसा दे दिया हो तो उनने आपके लिए बहुत अच्छा पैसा बना दिया, इसलिए अब आपकी चांदी चांदी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80% पैसा इस पूरे पोर्टफोलियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये लगा हुआ है डायरेक्ट इंडेक्स में। इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी 50 या फिर जो स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स। तो इनमें मेरा 80% पैसा लगा हुआ है। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो? वो आप जाके देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस, उसमें मैंने सब कुछ रिवील करा हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये ना अपना स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा, इतना थोड़ी बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो इस ज़रूरत के सिस्टम पे कि ये भाई कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की, जिससे कि आपको सुन के फायदा पहुंचे। एंड अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल पॉइंट समझ में आएंगे अपना खुद का पैसा मैनेज करने के, बिल्कुल अनहिंज्ड वे में, बहुत ही ऑनेस्टली सारी बातें मैं आपको पॉइंट वाइज मैनर में समझाऊंगा। मात्र 10 पॉइंट बोलूंगा, अगर आप सुन लोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरे 10 क्रिटिकल लेसन्स जो मैंने प्रैक्टिकली लर्न करे हैं बाय इन्वेस्टिंग सो मच मनी एंड अपना खुद का पैसा मैनेज करके, वो एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए कि हर तरीके के मार्केट में पैसा नहीं बनता है। अगर आप ये पॉइंट आज समझ लो तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो आप कृपया ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, अभी जो है मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूं कि मेरे 25% 26% रिटर्न बन गए। वो इसलिए बन गए क्योंकि मैंने इस फेज में, बल्कि इस पूरे फेज में काफी ज्यादा खरीदारी करी थी एंड तब से अब तक मार्केट बढ़ चुका है। तो अगर मार्केट बढ़ेगा और मैंने सस्ते में माल खरीद रखा है तो मेरा रिटर्न बन जाएगा, है ना। तो बायर्स मार्केट क्या होता है? बायर्स मार्केट वो होता है कि जब मार्केट नीचे चल रहा हो तब आप भर भर के माल खरीदो। तो यहां पे मार्केट नीचे चल रहा था। अब आप बोलोगे कि अब क्यों बता रहे हो? वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ऑपोजिट करना है। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है? यहां पे मार्केट बना रहा है ऑल टाइम हाई। और अगर आप यहाँ पे भर भर के माल खरीद रहे हो कि यार अक्षत ने इतना पैसा लगा दिया, हम भी लगा देते हैं इतना पैसा, तो भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के गिरने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू मार्केट के उठने की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसके लिए आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी निफ्टी मैथमेटिक्स ना। निफ्टी मैथमेटिक्स क्या होती है? ऑन एन एवरेज अगर आप 20 साल का रिटर्न देखो, CAGR जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, तो ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट जो देता है वो करीब करीब 12 से 12.5% रिटर्न देता है। तो अब ये तो हो गया एवरेज। अब एवरेज काम कैसे करता है? अब मान के चलो कि यार 2023 में बहुत अच्छे रिटर्न आ गए, मान के चलो कि 25% रिटर्न दे दिया मार्केट ने, है ना। तो आपने जो पैसा उससे पहले कर रखा है वो सब बढ़ जाएगा, है ना। एंड अब क्या होगा कि 2024 में हो सकता है एवरेज रिटर्न आए, मान के चलो कि 12% रिटर्न आए। 2025 में भी मान लो कि एवरेज रिटर्न आया। अब भाई अगर मान लो हाइपोथेटिकली, अगर आप ये मान के चलते हो कि यार मार्केट का रिटर्न मोटा मोटा इतना ही रहेगा, 12, 12.5, 13%, या मान लो 14% हो जाएगा, या अगर गिर गया तो वर्स्ट के सिनेरियो 11% के आसपास होगा। तो फिर होना क्या चाहिए कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न बना ये कहीं ना कहीं जाके एवरेज आउट होगा। इसलिए मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि मेरा अभी 26-27% रिटर्न बना है इतने मोटे पोर्टफोलियो पे, तो अब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि हर साल मेरा रिटर्न इतना बनना चाहिए। बन ही नहीं सकता। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल सी बात है। अब जो लोग ये इनहेरेंट पॉइंट समझ जाते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो दे बाय भर भर के, इसको बोलते हैं बायर्स मार्केट। जब मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है तो सेल करने लग जाते हैं। नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो हम सेल नहीं करते। बेसिकली हम क्या करते हैं? हम स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन का मतलब कि मान के चलो कि आपकी 10,000 रुपए की SIP चलती है
तो आप 10 की जगह पे 7 चला लो, 8 चला लो, है ना, 2,000 रुपये साइड में रख लो। ये आपका किस लिए होता है, इसको मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड पोर्टफोलियो। अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब ये होता है कि देखो अभी मार्केट ऐसा बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है, थोड़ा हो सकता है और बढ़ जाए, आपका पोर्टफोलियो और बढ़ जाए, फिर एकदम से डिप आएगी 10-12-15% की, तो वो आपका जो अपॉर्चुनिटी फंड पोर्टफोलियो था, जो आप 20% पैसा साइड में रख रहे थे, तब आप डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ पे उस बायर्स मार्केट में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भाई साहब बल्क इन्वेस्टिंग कब करो, तब करो जब मार्केट नीचे हो, आप एक बायर्स मार्केट में खरीदोगे और एक सेलर्स मार्केट में बेचोगे। अब आता है दूसरा पॉइंट कि जब आप छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना डर नहीं लगता। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हो और आप जाके उसमें से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो किसी डेंजरस से स्टॉक में और आपका 50% रिटर्न आ जाता है। फिर आप बोलोगे अक्षर तुम्हें तो क्या ही इन्वेस्टिंग आती है, मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था और मेरा रिटर्न आ रहा है 50% भाई। लेकिन जब आप बड़ा पोर्टफोलियो बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको हेजिंग करनी पड़ती है और रिस्क को मिनिमाइज करना पड़ता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है और बड़ा रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। की टेक अवे ये है कि देखो जब आप छोटी राशि के साथ खेलते हो, जब आप छोटा पैसा लगाते हो तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है तो आपको हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वरना आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो ही नहीं पाएगा। आप मान के भी चलो कि आपकी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है एंड आप लगा रहे हो पैसा, है ना, अब एक पॉइंट के बाद आपको लगने लगेगा कि यार बॉस यार मैंने 3-4 साल पैसा लगा लिया, 3 करोड़ रुपए लग गए मेरे मार्केट में, अब डर लग रहा है मुझे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मार्केट में। तो उसके लिए आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो बड़ा निवेशक होता है वो क्या करता है, वो हमेशा हेज करके चलता है। जैसे FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, वो ऐसे थोड़ी कि कुछ भी पोजीशन बना लेते हैं किसी भी स्टॉक पे और खत्म कहानी, नहीं, वो अपना हेज करके चलते हैं। कि मान के चलो उनको लग रहा है कि यार मार्केट गिरने वाला है और गिर सकता है, अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो अपने पुट ऑप्शंस खरीद लेंगे या उसको किसी और तरीके से हेज कर लेंगे, कुछ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बिठा लेंगे। तो इस हिसाब से वो अपनी रिस्क हेजिंग करके चलते हैं। लेकिन जब एक नॉर्मल रिटेल निवेशक होता है, हमें यार ऑप्शन स्ट्रैटेजी इतनी समझ में आती नहीं है। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं उनके पैसे नहीं बनते, 99% ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं उनका पैसा खोता चला जाता है, वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो एक बहुत भारी भरकम समस्या है उनके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और स्पेशली अभी ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट करीब करीब अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो हेज करके चलना है। अब आप हेजिंग कैसे कर सकते हो, अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे आप डाउनवर्ड एवरेजिंग कर लो तो उससे आपका लॉस कम हो जाएगा अगर मार्केट गिर गया तो, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि भाई आप MLDs पे चले जाओ। MLDs क्या होते हैं, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स। अभी बोलेंगे यार ये क्या बोल दिया, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स, ये तो बड़ी डेंजरस सी चीज़ लग रही है। नहीं, अब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये ना कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जैसे डेरिवेटिव होते हैं कॉल पुट ऑप्शंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहे। तो ये एक तरीके का MLD प्रोडक्ट होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया तो उसमें से 80,000 रुपए किस में जा रहा है, 80,000 आपका जा रहा है डेट में और 20,000 जा रहा है आपका एक कॉल ऑप्शन खरीदने में। तो इसमें अगर मान के चलो कि 22,000 पे चल रहा है मार्केट और 20,000 पहुंच गया तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपका जो प्रिंसिपल आपने लगाया था 1 लाख वो आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैजिक है कि ऐसी मिल जाएगा, नहीं, वो मिल इसलिए जाएगा क्योंकि जो डेट होता है, डेट मतलब क्या कि जैसे FD हो गई तो डेट होती है, तो उसमें एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि FD में आपको मान के चलो 7-7.5% मिलता है। सिमिलरली आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका डेट का पैसा लगता है, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डेट का पैसा लगता है। तो एक तरीका हो गया कि अगर आप MLDs में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। ये मैं फरवरी 21 को वीडियो बना रहा हूं, तो आपको अगर आज ऐसा लगता है कि यार देखो मार्केट है ना गिर सकता है, मुझे अपना पोर्टफोलियो प्रिवेंट करना है, तो उसमें आप कर क्या सकते हो, या तो आप जाके डायरेक्टली ऑप्शंस खरीद लो खुद, है ना, उसकी एक्सपायरी वगैरह मैनेज करते रहो वगैरह वगैरह, या फिर आप MLDs खरीद सकते हो, तो उसमें आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहता है। मैं आपको फाइनल पे आउट मैट्रिक्स समझा देता हूँ फटाफट, एंड फिर मैं अपना व्यू पॉइंट भी दे दूंगा कि क्या मैं MLD खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ। तो देखिए इसमें पे आउट मैट्रिक्स होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि अगर नेगेटिव सिनारियो हो गया कि मार्केट 22,000 से गिर के 17,500 पहुंच गया या 20,000 पहुंच गया, तो आपको तो भारी भरकम 10-15-20% का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने MLD खरीद रखा है, वो 1 लाख रुपए लगा रखा है, तो आपको 26 महीने में रिटर्न कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट बढ़ गया तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन मार्केट सर्कमस्टेंस आपको एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपका बनेगा वो 0 से 33% के आसपास बनेगा। तो इसीलिए मैं MLD के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकूं। इसके अलावा मैं ऑप्शंस भी खरीदता हूं, लेकिन मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ऑप्शन सिंपली इसलिए खरीदता हूं जिससे कि मेरा पोर्टफोलियो हेज्ड रहे। अब आपका नेचुरल सवाल आएगा कि यार MLD हम कैसे खरीद सकते हैं, तो मैं एक लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मैं एक छोटी सी क्लिप चला देता हूं जिसमें मैं आपको MLD में इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूं।
अब आता है तीसरा की टेक अवे कि अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक समझ में आनी चाहिए। फिर से मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूं और मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूं कि यार इस टाइम पे जब मैं ये 2022-23 के आसपास कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक इशू बहुत ज्यादा सुर्खियों में था? वो था इन्फ्लेशन का कि यार यूरोप में इतनी महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन इतना हो गया उतना हो गया, लोगों के खाने के वांदे हो गए वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें चल रही थी। इतना हाई इन्फ्लेशन है अमेरिका में, यार सब लुट गए, खत्म, बस सब बर्बाद। ड्यूरिंग सच टाइम्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, जैसे कि इस दौरान इन्फ्लेशन की बहुत बात चल रही थी एंड उसकी वजह से मार्केट जो था वो काफ़ी साइडवेज रहा। तो एक अच्छा पॉइंट था एग्रीगेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यार इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कोई पहली बार थोड़ी हुई है, हज़ारों बार हुई है, हर बार सॉल्व हो जाती है, ऐसा कोई इसमें मुद्दा थोड़ी है, इन्फ्लेशन घट जाएगा। इसका थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि इन्फ्लेशन एक्जैक्टली क्या होता है, मैंने कई सारे वीडियोज में समझा रखी है बात, लेकिन अगर आप ये मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड ऑब्जर्व करते एंड उस हिसाब से पोजिशन बना लेते तो उसका फायदा आपको आज होता, राइट। थोड़ा सा एक ना फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच होती है, आपको 6-8-12 महीने पहले का सोचना पड़ता है, तभी आपका मार्केट में पैसा बनता है। तो अभी मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूँ, मैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा हूँ? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप अगले 6 महीने के बारे में सोचो तो कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहेगा? वो आता है इंटरेस्ट रेट कट्स। अब इसमें आपको एक सिंपल सा पॉइंट पता होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो बढ़ जाता है मार्केट, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है जब भी ब्याज दरें कटती हैं, या फिर ऐसी आशंकाएं जताई जाती हैं कि इंटरेस्ट रेट देखो यार अब डेफिनेटली कटेगा, सारी की सारी सरकारें बोल रही हैं, फेड्स बोल रहे हैं, आरबीआई बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कटने वाला है, राइट। लेकिन आपको ये अप्रॉक्सीमेशन बैठाना होता है 6 से 12 महीने पहले। तो मेरा अप्रॉक्सीमेशन अभी मार्केट में ये है कि डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कटेगा और मार्केट हो सकता है कि अगले 6 से 12 महीने में थोड़ा सा साइडवेज रहे, लेकिन एक बड़ा ब्रेकआउट अभी आने वाला है। तो इसीलिए मैं पोर्टफोलियो अपना हेज भी कर रहा हूं और मैं मार्केट से निकल भी नहीं रहा हूं, राइट। वरना आपके एक नेचुरल सवाल आ जाता है कि यार अगर आप मार्केट अभी ऑल टाइम आए तो आप मार्केट से निकल क्यों नहीं जाते, वापस री इन्वेस्ट कर देना जब गिर जाए। तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मार्केट कितना और ऊपर जाएगा, साइडवेज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं दोनों सिनारियोज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अभी एक मेजर ट्रिगर बचा हुआ है जो इंटरेस्ट रेट कट का है। जब तक वो ट्रिगर पुल नहीं हो जाता, यानी कि वो ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक मैं मार्केट में डेफिनेटली बना रहूंगा। उसके बाद मैं री एनालाइज करूंगा कि यार इतनी बड़ी पोजीशन काटनी है कि नहीं काटनी है। फिर आता है चौथा पॉइंट कि जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पोजीशंस बना रहे होते हो तो आपको ध्यान में रखना होता है कमीशन। पीएमएस में तो और भी ज़्यादा कमीशन में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पीएमएस वाले, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वाले लोग 2% तक कमीशन चार्ज करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो यार ये रेशियो रेंज कर सकता है 0.5% से 2% के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रैंडम आपको म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, ये मेरी कोई एंडोर्समेंट नहीं है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, आप यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो ये निकल के आता है 0.75, और एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आपने 1 साल से पहले विड्रॉ कर लिया पैसा तो आपका 1% AUM जो आपने लगाई हुई है वो कमीशन के हिसाब से निकल जाएगी। तो इसका आप टोटल अगर निकाल के मानोगे तो 1% तो मान ही सकते। तो ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। अब आप बोलोगे कि यार 1% तो है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि 1% के पीछे आप इतनी झिकझिक कर रहे हो, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, 1% के लिए आप रोना रो रहे हो? नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडीज़ के हिसाब से 85%, 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज मतलब ये कि म्यूचुअल फंड मैनेजर लगे रहते हैं, उनकी टीम लगी रहती है कि आज मैं ये खरीदूंगा, कल को मैं ये बेचूंगा वगैरह वगैरह। वो एक्टिव मैनेजमेंट होता है, उसमें कमीशन ज़्यादा चार्ज होते हैं। तो 85% ऐसे फंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मेजॉरिटी पैसा किसमें लगा हुआ है? इंडेक्स फंड्स में लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50, ये तो आईसीआईसीआई वाले चला रहे हैं। इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड नाम में आ रहा है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 मतलब कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। इसका आप एक्सपेंस रेशियो देख लो 0.17, तो कमीशन बहुत कम है, एग्जिट लोड भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने आपको एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते रहो तो आपका कमीशन डिफरेंस करीब करीब 1% के आसपास आप आराम से मान सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार क्या ही फर्क पड़ गया 1-2% से, मैं तो पीएमएस में लगाता हूँ 2% चार्ज करते हैं, लेकिन मे बी मेरा रिटर्न ज़्यादा बनता है। तो यार वही तो स्टडी बताती है कि 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाते अपने बेंचमार्क से। एंड इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अब आप मान के चलो कि आप 25,000 रुपये महीना लगा रहे हो, आप अभी 30 साल के हो तो आप 70 साल तक इन्वेस्टिंग करोगे तो 40 साल का अपना करियर हो गया। अब निफ्टी 50 आपको कितना देगा? 12% देगा। अब कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो आपसे 1-1.5% कमीशन ले लेता है, तो उसमें कमीशन कितना कट जाएगा? तो पहले ये वाली मैथ रन कर लेते हैं कि 25,000 के हिसाब से 12% 40 साल तक बैठा, करीब करीब 30 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना। अब मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ रिटर्न, राइट। सो 10%, अब ये हो गया 16 करोड़, राइट। एक में था 30 करोड़, अब है इसमें 16 करोड़। कितना परसेंट मैंने चेंज करा?
2% के आसपास। तो अब आप सोच लो कि भाई पोर्टफोलियो में आपका डिफरेंस कितना परसेंट आ गया, करीब करीब 100% पोर्टफोलियो डिफरेंस है। आपका पोर्टफोलियो आधा हो गया 2% कमीशन से। तो इसीलिए जो ज्ञान की बातें करते हैं कि यार 1% कमीशन से क्या होता है, 2% कमीशन से क्या होता है, आप खुद मैथ करके देख लो यार। लोग झूठ बोलते हैं, मैथ थोड़ी झूठ बोलती है। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। अब मैं आपसे एक नेचुरल सवाल पूछता हूँ कि यार अगर आपके पास मान के चलो कि आज 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और क्यों करोगे। अब आपका प्रोसेस क्या होगा, आप जाके गूगल पे टाइप आउट करोगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन, और आपको 25 नाम आ जाएंगे। फिर आप जाके देखोगे कि इसका हिस्टोरिक रिटर्न कितना है। हिस्टोरिक रिटर्न का मतलब कि मान के चलो ये वाला फंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसमें आप 1 ईयर का रिटर्न देखोगे इतना आ गया, 2 ईयर का रिटर्न इतना आ गया, क्या अगर जो है 3 ईयर का इतना आ गया, 5 ईयर बेसिस पे इसका क्या अगर 15% निकल के आ रहा है, तो आप इंप्रेस हो जाओगे कि यार इसमें तो अच्छा रिटर्न बन रहा है, तो मैं इसी में कर देता हूँ निवेश। तो आप हिस्टोरिक रिटर्न देख रहे हो, आप हिस्ट्री देख रहे हो, है ना। एंड यही अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो कि क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने ऑन एन एवरेज क्या अगर 15% का दे रखा है 5 सालों तक, तो अगले 5 साल भी ये 15% CAGR देगा नहीं, राइट। क्योंकि क्या होता है कि फंड मैनेजर चेंज हो सकता है, ये अपना एक्सपेंस रेशियो चेंज कर सकते हैं, ये अपना एग्जिट लोड चेंज कर सकते हैं, ये लाखों चीज़ें चेंज कर सकते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस चेंज कर सकते हैं कि मान के चलो कि अभी इनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो डेट में एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करता है, थोड़ा इक्विटी में करता है, अब उन्होंने वो स्प्लिट चेंज कर दिया, तो लाखों चीज़ें चेंज हो सकती हैं इस फंड में। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो फंड का साइज है जिसको बोलते हैं AUM, ये रहा AUM, आप देख सकते हो कि ये करीब करीब कितना है, 10,000 करोड़ के आसपास का है। तो होता क्या है कि जो छोटा फंड होता है ना, टिपिकली बहुत छोटा तो नहीं लेकिन बहुत छोटे फंड तो एकदम बेकार भी हो सकते हैं। जैसे कोई एक छोटा फंड स्टार्ट हुआ, फिर उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू करी, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे। अब किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ज़्यादा पैसे आ गए, अब उसको यार बहुत भारी भरकम पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उसको इतनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी। तो टिपिकली देखा ये गया है कि जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता चला जाता है, जो रिटर्न्स हैं उस फंड के वो कम हो जाते हैं अच्छे फंड्स में भी। कुछ 1-2 एक्सेप्शंस हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद जाके फिगर आउट कर लेना, उनमें कभी कभी ठीक रहता है। लेकिन ज़्यादातर कहानी ये होती है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पिछले 5 सालों में इस फलाना नीम का फंड ने 15% CAGR दे दिया है तो अगले 5 सालों में भी वो इतना ही देगा। ऐसा नहीं होता, टिपिकली जनरली ऐसा नहीं होता, राइट। सो इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको डाइवर्सिफाइड रखना है। मान के चलो आप मेरी बात मानते भी नहीं हो कि यार हमें नहीं करना निफ्टी 50 और इंडेक्स में, हमें तो एक्टिवली मैनेज ही करना है, तो यार आप स्प्लिट कर लो। तो आप मान के चलो कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड पिक करने हैं, राइट, ये रहे फ्लेक्सी कैप। तो आप जाके 5 फंड ढूंढ लो, 5 फ्लेक्सी कैप पकड़ लो, उसमें आराम से आप SIP करते रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही फंड आपने पकड़ लिया और अगर वो फंड खराब निकल गया तो आपकी इतने सालों की SIP बेकार हो जाएगी, कोई खास मतलब निकलेगा नहीं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड रहना, एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट थीसिस चेंज नहीं हो सकती। तो निफ्टी 50 मार्केट कैप के हिसाब से जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें रोटेशन चर्न होता रहेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस चेंज नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाइड रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, एंड ये बहुत मजेदार सवाल है। हो सकता है SIP कर रहे हो, 10, 15, 20 सालों से कर रहे हो SIP। अब मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछता हूं, एंड आप मेरे को कॉमेंट में बताना कि आपको म्यूचुअल फंड अपने कब बेच देने चाहिए। ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया अक्षत आपने कि म्यूचुअल फंड कब बेच दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर वालों का आज तक आपके पास कॉल आया है कि भाई साहब मत करना इन्वेस्ट, या स्लो डाउन कर लो इन्वेस्टमेंट, या बेच दो अपना फंड। आज तक आपके पास कभी कॉल आया है इस तरीके का? शॉर्ट आंसर इज नहीं, आपको कभी बोले ही नहीं जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि म्यूचुअल फंड वालों के पैसे कब बनते हैं, जब उनके AUM बढ़ रहा हो, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा हो, क्योंकि उस पर वो कमीशन चार्ज करेंगे। जितना ज़्यादा बढ़िया कमीशन बनेगा उतना उनका खुद का मुनाफा होगा। तो क्या होता है, बाय एंड फॉरगेट कर लो, कभी मार्केट में अपनी कंपाउंडिंग इंटरप्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में आप पैसा लगाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे, लॉन्ग टर्म में तो बढ़ ही जाएगा, राइट। अब आप 50 साल का व्यू पॉइंट बना के बैठे हो तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन कॉमन सेंस हमें बताता है बेसिक सी चीज़। एंड अगेन मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूँ। भाई देखो यार, यहाँ पे मार्केट गिर गया था, यहाँ पे मार्केट गिर गया था, यहाँ पे मार्केट गिर गया था, तो ये क्या था, ये थे इन्वेस्टमेंट फेजेस। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मोर इन्वेस्ट करना चाहिए कि लेस इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये वाले जो मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, यहाँ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि लेस इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको खुद ही कॉमन सेंस के थ्रू समझ में आ रही है ये चीज़, है ना। तो यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखो, आपका मोटा पैसा तभी बनेगा जब आप खरीदोगे ऐसे मार्केट में जिसमें एक्चुअली में खरीदना चाहिए। हर कोई अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, हर मोटा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सीखें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें कि प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि हम क्या सोचते हैं कि यार देखो, आज हमने 21 तारीख है, हमने ना अपना स्टॉक बेच दिया या हमने अपना इंडेक्स बेच दिया, कल से मार्केट गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप ऑलमोस्ट लाइक गारंटी से मैं बोल सकता हूँ 99% टाइम्स
आप बेचोगे, हो सकता है मार्केट बढ़ जाए, आप खरीदोगे, हो सकता है मार्केट गिर जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको है ना रेंज में सोचना पड़ता है, जैसे कि अभी अच्छी खासी बेचने वाली रेंज है कि अभी खरीदने वाली रेंज है भारी भरकम। आप खुद ही कॉमन सेंस के थ्रू आंसर करो, थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ, उस हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेशन बैठा के कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी कुछ कुछ पोजीशंस एग्जिट भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। एंड प्लीज़ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो वो पैसा आपका नहीं होता। इसी तर्ज पे इस साल मैंने करीब करीब 80 लाख का प्रॉफिट बुक करा है अपने इक्विटी पोर्टफोलियो पे। इसलिए मैं डायरेक्ट स्टॉक्स प्रेफर करता हूं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी आसान होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। अब अगला सवाल आता है, आपकी क्वांटम ऑफ कैपिटल, जितनी आप कैपिटल लगा रहे हो उसका बहुत भारी फर्क पड़ता है। आप 1 लाख रुपए लगाओ और उस पर आप 100% रिटर्न कमा लो तो आपका कितना बेटा 2 लाख रुपए है ना। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हो और उसमें 20% मुनाफा कमाते हो तो आपकी रिटर्न कितना बन गया, टोटल करीब करीब 2 लाख रुपए का रिटर्न बन गया है ना, 20% होते हुए भी। तो क्वांटम ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में। इसके बारे में बहुत कम बात करी जाती है। लोग टिपिकली यार ये सोचते हैं मेरा 100% रिटर्न बन गया, मेरा 200% रिटर्न बन गया, मेरा 500% रिटर्न बन गया, ये वो। भाई कितनी कैपिटल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप में इतनी दम है और इतना जिगर है कि आपकी मान के चलो नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए और आपने अपना 80% पैसा लगा रखा है मार्केट में, तो यार आप काफ़ी जिगर वाले इंसान हो। आप एक्चुअली में इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी भारी भरकम चीज़, एंड आप अपनी नेटवर्थ के हिसाब से अपनी वेल्थ काफ़ी अच्छी तरीके से कंपाउंड कर रहे हो। लेकिन आपकी नेटवर्थ है 1 करोड़ रुपए और आप मार्केट में आपने लगा रखे हैं 5 लाख रुपए, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा क्वांटम के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये थॉट प्रोसेस मैं आपके अंदर इसलिए इनकलकेट करना चाहता हूं, मैं आपको मैथ से समझाता हूं कि मान के चलो 1 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ है ना, एंड आपने लगाया हुआ है 5 लाख इक्विटी मार्केट में। अब इक्विटी मार्केट की मैथ क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि आपका पैसा 12% के हिसाब से ऑन एन एवरेज, ये टैगलाइन मिस कर देते हैं लोग, ऑन एन एवरेज 12% के हिसाब से ऑन एन एवरेज ग्रो करनी चाहिए। तो इस पैसे की तो रफली ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे होते होते 12% पे ग्रोथ हो जाएगी। बाकी जो आपका 95 लाख है उसकी क्या ग्रोथ रेट है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब इक्विटी क्या होता है कि इक्विटी होता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। आपने तो 5 लाख लगा दिए और आपने 100% मान लो प्रॉफिट कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपका 5% ही नेटवर्थ था ना। आपने बाकी 95% ऑफ नेटवर्थ को किस रेट से कंपाउंड करा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेगी सेफ इन्वेस्टिंग, जिससे कि आप जैसे मान के चलो अगर आपका 1 करोड़ की टोटल नेटवर्थ है मान के चलो, एंड आपने 80-85% आप अपना पैसा लगा पाओ सेफली। इस तरीके का इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं एक मैक्रो इकोनॉमिक कम्युनिटी रन करता हूं जिसमें मैं इन्वेस्टिंग सिखाता हूं। बहुत ही कम चार्जेस हैं उसके, आप एक बार जाके ज्वाइन करके देखो, 2 महीने रहो उस कम्युनिटी पे, आपको खुद इंप्रूवमेंट फील होगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपना पैसा सेफली कैसे लगा सकते हो। यही मैं सिखाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि यार आपकी 100% ग्रोथ होनी चाहिए, 200% ग्रोथ होनी चाहिए। ये मैथ समझ में आनी चाहिए, ये मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आती। अब अगला पॉइंट आता है प्रे टू गॉड का। प्रे टू गॉड का मतलब क्या होता है कि देखो यार हम लोग सब अपना पैसा लगा देते हैं, अपनी समझ के हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन हम लोग है ना लक का रोल मानते नहीं। हम अपने आप को बहुत स्किल्ड इन्वेस्टर मानते हैं। कोई भी स्किल्ड इन्वेस्टर नहीं है, किसी को भी 100% चीज़ किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए आप अच्छी कंपनी ढूंढो। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल HDFC बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी प्राइस पे पकड़ो स्टॉक को, तो अभी HDFC बैंक अच्छी प्राइस पे है। अब तीसरी चीज़ आपके हाथ में है कि कब बढ़ेगा। अभी वो 15 के पी पे चल रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो 10-11 के पी पे चल रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब नेशनल बैंक 18-19 की पी पे चल रहा है, जो HDFC बैंक से भी ऊपर है। तो ये हो गया कि मतलब पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांड वैल्यू है वो HDFC बैंक से ऊपर है। नहीं, किस्मत वाली बात है कि भाई पिछले 1-8-1.5 साल में पंजाब नेशनल बैंक, उसमें मैंने खुद पैसा लगाया था, 100% से ऊपर रिटर्न बनाया, तो वो बढ़ गया बहुत तेज़ी से। HDFC बैंक नहीं बढ़ा। अब क्यों नहीं बढ़ा, अब इसका रीज़न लोग खोजते रहेंगे, 100 न्यूज़ें पढ़ेंगे, 100 न्यूज़ एंकर देखेंगे, भाई कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी चीज़ खरीद लो, अच्छे प्राइस पे खरीद लो, अच्छा एसेट खरीद लो, खत्म कहानी। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो, रोज़ सुबह पूजा याचना करो। बिना किस्मत के कुछ नहीं हो सकता और आपको बने रहना पड़ेगा। आपने अगर एनालिसिस करी है तो आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कम्युनिकेट करना चाहता था। अब अगला पॉइंट आता है मैनेजिंग योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो मैंने आपको अभी अपना पोर्टफोलियो दिखाया, 26-27% ग्रोथ रेट है उसकी 1 साल में। अब यार ये थोड़ी है कि हर साल इतना रिटर्न मुझे मिलता रहेगा। ये तो सेंसेबल वाली बात हो गई ना, जो मैंने आपको मैथ बताई थी कि ऑन एन एवरेज मार्केट जो होता है 12-12.5% ग्रो करता है। तो डेफिनेटली अगर मेरा अभी अच्छा प्रॉफिट बना हुआ है तो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि यहाँ से ग्रोथ रेट ऑफ मार्केट
नीचे आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि बेयर रन आ जाएगी या मार्केट से निकल जाओ। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको हेजिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने MLDs खरीद लिए, उसके अलावा मैंने मान लो थोड़ा कैश रख लिया साइड में, अब मार्केट गिर भी गया, 25-30% की करेक्शन आ गई, तो यार मेरा तो MLD वाला पैसा बच गया। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं डाउनवर्ड एवरेज कर सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, मैंने अपने रिटर्न जो गिरा था उसको मैं वापस थोड़ा सा ऊपर ले आया एक तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैनेजिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशन मैथमेटिकली थोड़ा सा रैशनली सोच के देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। अब फाइनल पॉइंट आता है कि एक अच्छा इन्वेस्टर हर तरीके के मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। मेरे पास इतने सवाल आते हैं कि अक्षत यार बता दो अपना व्यू पॉइंट, की मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि साइडवेज जाएगा। भाई देखो, मेरे को मैथ पता है, राइट। मैथ क्या बोलती है कि मार्केट 70% टाइम्स साइडवेज जाता है, 20% टाइम्स ऊपर जाता है और 10% टाइम नीचे जाता है। अब कब होगा ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, हर कोई तुक्केबाजी कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है इस कॉन्टेक्स्ट में। आप कर क्या सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट मैंने आपको बताया, अपनी हेजिंग बताइए आपको कि भाई आप हेज कैसे कर सकते हो, अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बताइए आपको, प्रॉफिट बुकिंग बताइए आपको, ये सारी होती हैं एनालिसिस। एंड इसको कर करके कैपिटल रोटेट कर करके आप जो होता है वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाते हो, और जब आप मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाते हो तब आप रियल टर्म्स में अमीर बनते हो। एक फाइनल पॉइंट के साथ मैं क्लोज करता हूँ वीडियो कि अगर मान लो मार्केट जो है वो 20% रिटर्न दे और आपका रिटर्न आ रहा है 15%, तो क्या आप अमीर बने? शॉर्ट आंसर आता है नहीं। लेकिन अगर मार्केट गिरता है 30% और आपका पोर्टफोलियो गिरता है 20%, तो क्या आप अमीर बने? तो शॉर्ट आंसर आता है हाँ, आप अमीर बने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। ये मैथ आप ध्यान रखिएगा, और यही है पूरा एनालिटिकल गेम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मैं जल्द ही आपको अगले वीडियो पर मिलता हूँ।